हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वीटी पठालिया एंड वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सम कॉमनली यूज्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। और सबसे पहली कॉमनली यूज्ड क्वांटिटी हमारी क्या है या टर्म हमारी क्या है, मास एंड वेट। तो जब भी हम बात करते हैं मास एंड वेट की, तो देखिए ये दो टर्म्स ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं और कई लोगों को लगता है कि ये सेम सी चीज होती है। तो चलिए आज इस चीज को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जब हम बात करते हैं मास की, तो मास किसी भी सब्सटेंस के अगर हम मास की बात कर रहे हैं तो वो होता है अमाउंट ऑफ मैटर। क्या होता है? मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। अगर हम बात कर रहे हैं मास की, तो मास आपका इंडिपेंडेंट है इस चीज से कि आप कहां पर प्रेजेंट हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मेरी बॉडी की, जो मेरा मास है, मेरी बॉडी का जो मास है वो अर्थ पे भी सेम रहेगा, और अगर मैं मून पे चली जाऊं तो वहां पे भी जो मास है वो फिक्स रहेगा, मतलब कि कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बट अगर हम बात करें वेट की, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द पुल ऑफ ग्रेविटी। किसी भी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी कितना फोर्स लगा के उसको पुल कर रहा है वो होता है उसका वेट। मतलब अगर मैं वेट की बात करूं, जैसे कि अर्थ पे सपोज मेरा वेट है 55 या 58 केजी या फिर 60 केजी, तो वही 60 केजी मेरा मून पे जाने के बाद वेट नहीं होगा। ठीक है, तो वेट आपका क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुल ऑफ ग्रेविटी कितना लग रहा है, फोर्स जो एक्सर्ट कर रहा है मतलब ग्रेविटी, ठीक है, वो कितना है। बट जो आपका मास है, मास का मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, तो मास हमेशा आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, और इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आप अर्थ पे हैं कि मून पर हैं। बट जब हम बात करते हैं वेट की, तो वेट इस चीज पर जरूर डिपेंड करता है कि आप कहां पर हो। ठीक है, अगर हम बात करें एसआई यूनिट ऑफ मास की, तो एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होता है हमारा? किलोग्राम। क्या होता है? केजी। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या है मास की? किलोग्राम। बट कई बार हमारे पास जो मास होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो जरूरी नहीं है कि किलोग्राम में ही प्रेजेंट हो, वो मिलीग्राम में भी हो सकता है, माइक्रोग्राम में भी हो सकता है। ठीक है, तो हम वहां से क्या करते हैं, यूनिट कन्वर्जन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें किसकी, 1 kg की, तो आपको पता है कि 1 kg जो है वो आपका किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के। ठीक है, छोटी छोटी कन्वर्जन्स हैं जो आगे जाके आपको काम आएगी, तो चलिए देख लेते हैं। तो 1 kg आपका किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के। और आपका 1 ग्राम जो है उसमें आपके कितने mg होते हैं, या हम कहें मिलीग्राम कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 1000। ठीक है, 1 kg में आपके 1000 ग्राम है। 1000 ग्राम में मैं पूछ रही हूँ mg कितने हैं, तो कितने होंगे? देखो 1 ग्राम में 1000 है, तो 1000 में कितने होंगे? इंटू और आप 1000 कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 10⁻⁶ mg। अगर हम बात करें 1 mg की, 1 मिलीग्राम की, तो 1 मिलीग्राम में कितने माइक्रोग्राम होते हैं? 1000। ठीक है, 1 मिलीग्राम में 1000 मिलीग्राम है। 1000 मिलीग्राम में कितने हो जाएंगे माइक्रो हमारे? 10⁻⁶। ठीक है, और यहां पे अगर हम लिखे तो क्या हो जाएगा? 10⁹ माइक्रोग्राम। तो आप इसको दोनों तरीके से देख सकते हो, ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक है, मतलब अगर आपको 1 kg को ग्राम में चेंज करना है, आप क्या करोगे? इंटू 1000। अगर आपको 1 kg को mg में, मिलीग्राम में चेंज करना है, तो क्या करोगे? इंटू 10⁻⁶। अगर आपको 1 kg को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? इंटू 10⁹ अब अगर रिवर्स में देखिए कि 1 kg को ग्राम में करना है, तो 10⁻³ से, इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हो। अगर ग्राम को kg में करोगे तो क्या करोगे? इसकी पावर को क्या कर दोगे? इनवर्स। तो आप ग्राम को जब kg में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 10⁻³ से आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई। देखो क्या बताना चाह रही हूं मैं कि 1 kg जो है आपका 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, इसको हमने क्या लिखा? 10⁻³ अब आप 1 ग्राम निकालना चाह रहे हो कि उसमें कितने केजी होंगे, तो ये जो पावर है आपकी यहाँ पर मल्टीप्लाई में, वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगी? डिवाइड में।
ठीक है। और जब आप इसको ऊपर लेके आओगे तो क्या हो जाएगी, 10 की पावर जो है आपकी 3 माइनस में। तो यही मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप केजी को ग्राम में चेंज करोगे तो इंटू 10⁻³ करोगे, अगर आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो उसी पावर का क्या कर दोगे, इनवर्स, और फिर आप उसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। वेट को मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम बैलेंसेस कहते हैं। तो वो भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एनालिटिकल बैलेंस और दूसरा होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम आप सभी को पता है, वॉल्यूम हम किसको कहते हैं, जो भी स्पेस ऑक्यूपाइड होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो उसका क्या होता है, वॉल्यूम। जब हम बात करते हैं एसआई यूनिट की, तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी एसआई यूनिट जो है वो लीटर नहीं होता है, ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। बट अगर जैसे हम लैब्स की बात करें तो देखिए लैब्स में हम बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में सैंपल्स यूज करते हैं, ठीक है। तो वहां पे हमारा जो मतलब मेजरमेंट चलता है वो किस में चलता है, डेसीमीटर क्यूब में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में। इसको हम क्यूबिक डेसीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम नॉर्मल लाइफ में बात करें, रोजमर्रा की जिंदगी में, तो हम वॉल्यूम को किस में यूज करते हैं, लीटर्स में, मिलीलीटर्स में, ठीक है। तो मतलब वॉल्यूम को मेजर करने की अलग अलग यूनिट्स है और वो इस पे डिपेंड करती है कि हम कहाँ पे मेजर कर रहे हैं या कहाँ हम कोई सैंपल को यूज कर रहे हैं। मतलब प्लेसेस के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से वॉल्यूम की यूनिट जो है वो चेंज होती रहती है। तो अगर हम बात करें इसके यूनिट कन्वर्जन की, तो देखिए 1 लीटर जो होता है वो बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के, ठीक है। और 1 ml जो है वो बराबर होता है किसके, 1 सेंटीमीटर क्यूब के। अब 1 लीटर में कितने आपके मिलीलीटर होते हैं, 1000 ml होते हैं, ठीक है। और अभी अभी हमने पढ़ा कि 1 ml आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, तो 1000 ml आपका कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, बताओ। वो आपका बराबर होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है। और इसी को आप क्या लिख सकते हो कि आपका किसके बराबर है, 1 डेसीमीटर क्यूब के, ठीक है। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है, क्या, कि जब हम बात करते हैं, इसको तो आप लिख लो, डब्बे में डाल लो, और फिर उसके बाद मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। जब हम बात करते हैं वॉल्यूम के मेजरमेंट्स की, तो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए लैब्स में अलग अलग तरीके के अपैरेटस अवेलेबल होते हैं। जैसे कि एक होता है हमारे पास ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ठीक है। मैं जितनी भी चीजें आपको अपैरेटस के नाम में आपको बताऊंगी वो सारे अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होते हैं। मतलब कि आपको 100 ml का भी मिलेगा, आपको 10 ml का भी मिलेगा, 25 ml का भी मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ग्रेजुएटेड सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो ग्रेजुएटेड सिलेंडर कैसा होता है, किस तरीके से दिखता है, इस तरीके से, ठीक है। तो जब भी आपको कुछ मतलब मेजर करना होता है, यहाँ पे इसके मार्क्ड स्केल होता है, ठीक है, जहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं। तो ये आपको मिलता है, या आपको 500 ml का भी मिलेगा, या आपको 100 ml का भी मिलेगा, या आपको 10 ml का भी मिलेगा। तो ये क्या है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर। सिमिलरली हमारे पास होती है पिपेट, ठीक है। पिपेट कैसे होती है, इस तरीके से। अगर आपको आपने नहीं देखा है अब तक बिगिनर्स के लिए, तो मेरे ही चैनल पे मैंने प्रैक्टिकल से रिलेटेड 2 वीडियोस बना रखे हैं। टाइट्रेशन नाम है उनका, एक्सपेरिमेंट 1 एक्सपेरिमेंट 2। तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो में दिखा रखा है कि असलियत में कैसे दिखता है। तो ये पिपेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे मार्क्ड होता है कि ये 10 ml का है या 20 ml का है। फिर हमारे पास होती है ब्यूरेट। ब्यूरेट हमारी क्या होती है, जिसपे जो कि आपकी 50 ml तक की एक लंबी सी ग्लास रोड होती है, इस तरीके से। ये सब आपको वीडियोस में दिख जाएगा, ठीक है। और मतलब नीचे यहाँ पे कॉर्क लगा होता है और हम ऐसे इसको स्टैंड में लगाते हैं सपोर्ट के लिए। फिर उसके बाद और अगर हम बात करें तो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी होता है।
ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम कहाँ पे यूज करते हैं, सैंपल्स बनाने के लिए। जब हमें सैंपल बनाना है 100 ml का या हमें 250 ml का, तो उसकी क्या होती है, लॉन्ग नेक होती है, सब ग्लास के बने होते हैं और नीचे से इस तरीके से वो थोड़ा सा होता है, ठीक है। और इस पे ऐसे एक ग्लास का सही ढक्कन लगा होता है इसी के साइज का। तो ये भी आपको मिलेगा, ठीक है। 10 ml का मिलेगा, 25 का मिलेगा, 50 का मिलेगा, 100 का मिलेगा, 250 का मिलेगा, अलग अलग साइजेस के अवेलेबल होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें, मतलब लैब्स में हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें वॉल्यूम मेजर करना है तो हम सिलेंडर में करते हैं, पिपेट में करते हैं, ब्यूरेट में करते हैं और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेंसिटी। और डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी देखिए क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कि अगर हम डेंसिटी निकालना चाहते हैं किसी भी चीज का, तो उस चीज का हम क्या करेंगे, मास, और उसके मास को हम किससे डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम से। आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप डेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी बताते हो तो उस टाइम आपको टेम्परेचर रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। क्योंकि आप देख सकते हैं डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम, और जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाता है। तो आप वॉल्यूम की बात करो या डेंसिटी की बात करो, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगी, और अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो हम जब भी डेंसिटी लिखते हैं हम बताते हैं कि ये डेंसिटी हमने किस टेम्परेचर पर ली है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसके एसआई यूनिट की, तो आप देख सकते हैं मास की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी, और वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो जो इसकी ये डेंसिटी की एसआई यूनिट बनती है वो क्या बनती है, केजी पर मीटर क्यूब। बट क्योंकि ये बहुत ही लार्ज क्वांटिटी है और हम ज़्यादा, मतलब अगर बात करें सैंपल्स की, तो हम केजी में और मीटर में नहीं इतना मेजर करते, मीटर क्यूब में नहीं करते हैं। तो इसीलिए जब हम देखते हैं ज़्यादातर तो हम डेंसिटी को कैसे देखते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्म में, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो जहां कहीं पे भी आप देखोगे आपको डेंसिटी कहाँ दिखाई देगा, स्पेशली केमिस्ट्री में तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, बट इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर से तो सभी बच्चे नोन हैं या सभी लोगों को पता है कि टेम्परेचर क्या होता है। कोई भी चीज कितनी हॉट है या कितनी आप कह सकते हैं कोल्ड है, तो उससे हम आइडिया लगाते हैं टेम्परेचर का, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होता है, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब कोई भी चीज कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, इसको मेजर करने के स्केल होते हैं, और हमारे पास 3 स्केल होते हैं। कौन कौन से, एक स्केल है हमारे पास केल्विन स्केल, जिसको हम एसआई स्केल भी कहते हैं। स्टैंडर्ड अगर हम देखें या हम एसआई यूनिट पूछें तो क्या होती है टेम्परेचर की, केल्विन, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास और कौन सा स्केल है, एक होता है हमारा डिग्री सेल्सियस स्केल और एक होता है हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। तो पहले के टाइम में जो यूनाइटेड स्टेट था वहां पे जो टेम्परेचर था वो फ़ारेनहाइट में रिपोर्ट करते थे, ठीक है, मतलब किया जाता था। फिर धीरे धीरे जो है उसको रिप्लेस कर दिया किसने, डिग्री सेल्सियस ने, और एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर की क्या है, केल्विन है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे सपोज अगर हमारे पास कोई टेम्परेचर है और डिग्री सेल्सियस में है और हम चाहते हैं कि हम उसको केल्विन में चेंज कर दें, तो हम क्या करते हैं उसको केल्विन में चेंज करने के लिए, जैसे कि सपोज 25 डिग्री है, 25 डिग्री सेल्सियस को मुझे केल्विन में चेंज करना है, तो मैं उस क्या करूंगी, 25 पर्टिकुलर टेम्परेचर जो भी आपको दे रखा है उसमें आप ऐड कर दोगे 273.15, और जो भी आपका आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, वो आपका किस में चेंज हो जाएगा, केल्विन में। तो जब भी आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में टेम्परेचर चेंज करना है तो आप उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में क्या ऐड कर दोगे, 273.15। अगर हम बात करें इन दोनों के रिलेशन की, तो देखिए क्या होता है कि जो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो किसके इक्वल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस के, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, 1 डिग्री सेल्सियस के।
साथ ही साथ हमारे पास एक एक्सप्रेशन होती है कि अगर आप चाहते हैं डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना, ठीक है, तो आप इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिग्री सेल्सियस जो है, ठीक है, हमारे पास कोई फ़ारेनहाइट था और मैं चाहती हूँ कि मैं उसको डिग्री सेल्सियस में निकालूं, तो मैं कौन सी एक्सप्रेशन यूज कर सकती हूँ, 5/9, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। सिमिलरली आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर चाहते हैं मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना चाहते हैं डिग्री सेल्सियस से, तो आप इसी को रीअरेंज भी कर सकते हैं, तो दूसरी एक्सप्रेशन से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर हैव द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट रीडिंग द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू। आपको बताना है कि कौन से टेम्परेचर पर आपकी डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की जो है वो सेम न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन होता है कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, ठीक है। अब आपको डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तो निकालना है, तो आप इन दोनों को क्या मान लेंगे, x, तो आपका ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 5/9 x माइनस 32। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, 5/9 x, इसको मल्टीप्लाई करिए तो 32 इंटू 5 आपका आई थिंक 160 होता है, ठीक है। हाँ, तो ये आपका कितना आएगा, माइनस 160/9, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको यहां ले जाइए, क्या बन जाएगा, 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 160, ये यहां पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4x इज इक्वल टू 160 और x आपका कितना आ जाएगा, माइनस 40। तो इसका मतलब क्या है कि कौन से टेम्परेचर पे आपके सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है इनकी सेम न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस एंड माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट।